ये मदरसा है तो नेचुरल सी बात है कि वहां पे कृष्ण जन्मोत्सव तो नहीं मनाया जाएगा। जी जी जी। बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। वहां श्री राम का जन्मोत्सव तो नहीं मनाया जाएगा। मेरी बात समझिए आप अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है बच्चा और वो न्यूज में एडमिशन लेता है तो अगर यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाएगा तो वो भी मनाएगा। बिल्कुल। अब अगर क्रिश्चियन को इस बात से आपत्ति है कि हमारे बच्चे पे असर ना पड़े, वो रक्षाबंधन ना मनाए, तो वो यहाँ एडमिशन क्यों दिलाए? मत दिलाए। कोई जरूरत। क्रिसमस पे सारे स्कूल के बच्चों को सेंटा क्लॉज बना देना, क्या ये सही? जो शिक्षा थी, इस प्रकार के जो शिक्षक और शिष्य के जो बॉन्ड थे और जो शिक्षा प्रणाली थी, उसकी आज के समय में आवश्यकता है? जी, इसकी तो आवश्यकता हमेशा रहेगी। आज के समय में नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी इसकी आवश्यकता रहेगी। और जब जब ये कमजोर होगा तब तक समाज और देश और दुनिया कमजोर होगी। तालिबान ने सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या किया था? क्या किया था? स्कूल ढाए थे। मलाला यूसुफजई को, हाँ। जिसको नोबेल प्राइज मिला, हाँ। उसको गोली क्यों मारी थी? इसलिए मारी थी कि वो अपना बस्ता लेकर के उस खंडहर स्कूल का जो खंडहर पड़ा था, तालिबान ने गिरा दिया था, उसके ऊपर अपना बस्ता लेकर बैठी थी जाकर। तो जब उसने ये बात कही तो होता क्या है कि चीजों का साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सिकंदर आधा तो वहीं हार गया कि एक अकेला आदमी बैठा हुआ है जिसके पास कुछ नहीं है और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि मैं विश्व विजेता हूं, मेरी इतनी बड़ी फौज कैंप करे हुए है, और वो बिल्कुल निडर होकर कहता भाई सामने से हटो यार, कैसे विश्व विजेता हूं मूर्ख हो, वो इतना नहीं जानते कि मुझे इस समय धूप की जरूरत है और उसको रोके खड़े। तो साइकोलॉजिकली मॉरली सिकंदर वहीं पे टूट गया कि इस जमीन के लोग कैसे। उसके बाद उसको पता चलता है कि इतनी बड़ी सेना खड़ी हुई है, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर के मेरे सामने खड़े, और फिर उसने उसकी जो स्टडी की, उसको जो तमाम जानकारी मिली, सिकंदर वहीं पे समझ गया कि मेरा एक्सपीरियंस युद्ध करने का सेनाओं से है, राजाओं से है, टीचर से और स्टूडेंट से तो लड़ने का मेरे पास कोई अनुभव ही नहीं है, और इसलिए वो हार गया। और ये तो चलो प्राचीन भारत की हुई, इसको हो सकता है मेरी बात से डिनाई कर दे लोग, हालांकि ये मेरी बात नहीं है, हिस्ट्री है। हाँ। लेकिन आप आधुनिक भारत में ले लीजिए, आधुनिक भारत में इंदिरा गांधी जैसा मजबूत प्राइम मिनिस्टर जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण का नाम तो सबने सुना है, जेपी के नेतृत्व में 5 स्टूडेंट खड़े हुए थे केवल, जिनको युवा तुर्क कहा गया। उन 5 स्टूडेंट का आंदोलन शुरू हुआ। उसने कांग्रेस की, इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर की नींव नहीं ला दी, दहा दिया, साम्राज्य दहा दिया। 78 के चुनाव में सत्ता चली गई। ठीक है, ये जेपी का आंदोलन था, ये भी तो स्टूडेंट मूवमेंट था। तो स्टूडेंट और टीचर मिलकर के बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, क्योंकि ये समाज का निर्माण करते हैं। एक समाज का निर्माण कर रहा होता है और दूसरा समाज का भविष्य होता है। अब वर्तमान और भविष्य दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो बड़ा परिवर्तन होता है। इस प्रकार के बॉन्ड्स की, इस प्रकार के जो शिक्षा थी, इस प्रकार के जो शिक्षक और शिष्य के जो बॉन्ड थे और जो शिक्षा प्रणाली थी, उसकी आज के समय में आवश्यकता है? जी, इसकी तो आवश्यकता हमेशा रहेगी। आज के समय में नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी इसकी आवश्यकता रहेगी। और जब जब ये कमजोर होगा तब तक समाज और देश और दुनिया कमजोर होगी। देखिए, जब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, जब हम तालिबान को देखते हैं, जब हम ISIS को देखते हैं, तो फैक्ट क्या है? ये टीचर और स्टूडेंट का उन देशों में बॉन्ड टूटना ही होता है।
जिसका ये परिणाम होता है। आप कहेंगे सर ये इससे नहीं समझ में आ रहा है अगर, या हमारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तालिबान ने सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या किया था? स्कूल ढाए थे। मलाला यूसुफजई को, जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसको गोली क्यों मारी थी? इसलिए मारी थी कि वो अपना बस्ता लेकर के उस खंडहर स्कूल का जो खंडहर पड़ा था, तालिबान ने गिरा दिया था, उसके ऊपर अपना बस्ता लेकर बैठी थी जाकर के। पहुंच गया मैंने पढ़ा था। जी। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जितनी निगेटिविटी मजबूत होती है, वो तभी मजबूत होती है जब टीचर और स्टूडेंट के बॉन्ड कमजोर होती है। और जितनी भी निगेटिव शक्तियां हैं, वो सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां सबसे पहला काम यही करती है कि स्कूलों को टारगेट करती है, टीचर्स को टारगेट करती है, स्टूडेंट को टारगेट करती है। क्योंकि अगर टीचर पढ़ाएंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे, उनके बीच का बॉन्ड मजबूत होगा, तो सकारात्मकता का विकास होगा। नकारात्मकता के लिए जगह नहीं होगी, और नकारात्मकता के लिए जगह बनाने के लिए उन्हें इस सकारात्मकता को नष्ट करना पड़ता है। तो इसकी तो आवश्यकता हमेशा रहेगी, ये बॉन्ड तो हमेशा आवश्यक रहेगा। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा अभी आपसे, ये हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, ये अभय हमारे भाई हैं साथी, कि आज के समय में जो स्कूल्स चल रहे हैं, जो मिशनरी वाले स्कूल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि लाइक सेंट मारियाज हो गए, सेंट कॉन्वेंट्स हो गए, इस टाइप्स के जो स्कूल्स हैं, उनमें एक पर्टिकुलर प्रेयर जो होती है एक क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, वो प्रेयर कराई जाती है। एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, चलिए वो तो हर स्कूल में होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बच्चों में एक नैतिक और उसके लिए होता है। लेकिन किसी भी क्रिश्चियन फेस्टिवल पे, जिसको हम कहते हैं लाइक अभी क्रिसमस बीता है, कुछ हफ्ते हुए हैं, क्रिसमस पे सारे स्कूल के बच्चों को सेंटा क्लॉज बना देना, क्या ये सही? ये शिवम, आपका प्रश्न बड़ा जटिल है। हाँ, नहीं जटिल है, मैं समझ रहा हूँ। और इसको जवाब देने के लिए बड़ा ब्रॉड होकर के ही जवाब देना पड़ेगा जी। संकीर्ण होकर के इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ब्रॉड होकर के देना पड़ेगा। और जो लोग इसको सुन रहे हैं, वो लोग भी इसको ब्रॉड होकर के ही सुने। देखिए, हमें मालूम है कि ये स्कूल मिशनरी का है, तो नेचुरल सी बात है वो क्रिश्चियनिटी की बात करेगा। हमें मालूम है कि ये मदरसा है, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पे कृष्ण जन्मोत्सव तो नहीं मनाया जाएगा। जी। बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। वहां श्री राम का जन्मोत्सव तो नहीं मनाया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मालूम है कि म्यूज इंटर कॉलेज योगेश शर्मा का कॉलेज है, तो भैया बड़ा नेचुरल है कि यहाँ पर हम ईद स्पेशली नहीं मना रहे होंगे। वो अलग बात है कि हमारा स्टाफ में या कोई बच्चा ईद की सेवई लेकर आएगा तो हम सब खाएंगे, गले भी मिलेंगे, लेकिन ईद को एक फेस्टिवल की तरह नहीं मनाएंगे। तो बहुत स्वाभाविक है। इसमें अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर त्योहार मनाया जाएगा, या तो मनाया नहीं जाएगा, और मनाया जाएगा तो रक्षाबंधन मनाया जाएगा, होली मनाई जाएगी। अच्छा, एक सेकेंड। अब ऐसे ही मिशनरी का स्कूल है जी, कोई चाहे सेंट पॉल्स हो, चाहे सेंट जेवियर्स हो, चाहे सेंट मैरीज हो, या बिशप्स के नाम से तमाम मिशनरी स्कूल्स हैं, तो वो हो, भैया तो जाहिर सी बात है वहां ईस्टर मनाया जाएगा, वहां 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा, है नहीं? तो वो इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि वो उनकी कल्चर का पार्ट है। अब यहीं पर आपकी समझदारी है। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे इसे ना मनाए, तो या तो उस दिन आप स्कूल ना भेजें, या फिर उन स्कूलों में बच्चों को कभी भेजें ही नहीं। जैसे आप मदरसे में कौन हिंदू मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ने भेजता है? नहीं भेजता। तो फिर क्रिश्चियन में क्या भेजते हो? अगर इस चीज से परहेज है तो मत भेजो, नहीं परहेज तो भेजो। तो इसका एक सीधा सा असर पड़ता है ना बच्चे पे, हमारे बच्चों पे असर पड़ता है। हाँ। तो इस असर से बचने का तरीका तो यही है ना कि उन स्कूल में को आप प्रेफर मत करो। मेरी बात समझिए आप अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है बच्चा,
और वो न्यूज में एडमिशन लेता है। तो अगर यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाएगा तो वो भी मनाएगा। अब अगर क्रिश्चियन को इस बात से आपत्ति है कि हमारे बच्चे पे असर ना पड़े, वो रक्षाबंधन ना मनाए, तो वो यहाँ एडमिशन क्यों दिला रहा है? मत दिलाए, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। यहीं पे तो बात आती है शिक्षा प्रणाली की कि उनकी शिक्षा प्रणाली बेहतर है, हमारे स्कूलों की शिक्षा प्रणाली बेहतर नहीं नहीं, उनकी बिल्कुल बेहतर नहीं है। मैं आपको इसी फरीदपुर के एक मिशनरी के स्कूल की अभी टीसी निकाल के दे दूंगा। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे इस पर कॉन्वेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, उसके बावजूद भी उनकी गलत लिखी रहती है। ये किसने कह दिया कि अच्छी है? नहीं नहीं, लोगों का मानना है ना कि वो फिर वही चीज आती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोई भी स्कूल इंग्लिश या हिंदी मीडियम किस आधार पर होता है? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि पूछना नहीं चाहिए। मैं भी यही जानना चाह रहा था। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो आपको कैसे पता चला कि वो इंग्लिश मीडियम है? उनके जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, तो आज के समय में जो पैटर्न अभी हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, लाइक सीबीएसई और अब यहीं पर रोक दूंगा मैं। लाइक सीबीएसई, सीबीएसई इज नॉट एनी काइंड ऑफ पैटर्न। जी, सीबीएसई कोई पैटर्न नहीं है सर। सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड नहीं है। आप मुझे गवर्नमेंट की या बोर्ड की वेबसाइट पर कहीं भी सीबीएसई लिखा दिखा दें, कहीं भी लिखा दें, वो सीधे लिखते हैं वो हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और उनका मोनोग्राम भी हिंदी में होता है। अब ये हमारे समाज की गलत जानकारी है कि वो उनको इंग्लिश मीडियम, वो उसको इंग्लिश मीडियम समझते हैं। सीबीएसई अपनी विकिपीडिया पर साफ लिखता है कि सीबीएसई बोर्ड नहीं, सीबीएसई नहीं लिखता, वो लिखता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, जिसे लोग सीबीएसई भी कहते हैं, लोग कहते हैं, वो नहीं कहता खुद कभी भी। ठीक है, का उद्देश्य निजी शिक्षण संस्थानों को प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना है। सबसे पहली टैगलाइन तो उनकी यह है कि स्टूडेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका उद्देश्य है निजी शिक्षा प्रणाली को लाभ पहुंचाना, निजी विद्यालयों को। दूसरी लाइन होती है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का माध्यम हिंदी है, अंग्रेजी हो सकता है। तो सीबीएसई को अगर आप इंग्लिश मीडियम समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। सीबीएसई ने तो कभी नहीं कहा हम इंग्लिश मीडियम है। सीबीएसई का आप बोर्ड का पेपर उठा लीजिए। अब आप उनके 8वें या 5वें के पेपर जो स्कूल खुद छाप रहा है उनकी बात मत करिए, जो बोर्ड छाप के भेज रहा है उस पेपर को उठाइए। हर क्वेश्चन पहले हिंदी में होगा, हर डायरेक्शन पहले हिंदी में होगा, उसके बाद उसकी इंग्लिश होगी। वो तो पहले उसकी प्रथम प्राथमिकता जो है वो हिंदी है। उसमें अपने स्कूलों के नाम, आपने जो स्कूल खोले उसके नाम भले इंग्लिश के रख लिए हो, जो आपने खोले। जैसे आपने थोड़ी देर को मैं कहता हूं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल खोला या सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल खोला, तो उसमें आपने सेंट जेवियर्स इंग्लिश का नाम उठाया, आपने इंटरनेशनल इंग्लिश का नाम उठाया। लेकिन जब सीबीएसई ने खुद अपना स्कूल खुद खोला, उसने हिंदी में नाम रखा जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV। उसने कभी नहीं कहा जवाहर नवोदय पब्लिक स्कूल। कैसे पढ़ते खुलती है? नहीं, मैं फैक्ट में बात कर रहा हूँ। अब आइए, उसने कभी नहीं कहा सेंट्रल स्कूल, उसने हमेशा केवी कहा शॉर्ट में, केंद्रीय विद्यालय। और केंद्रीय विद्यालय उसने तो अपने बोर्ड का नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रखा, उसने अपने स्कूलों का नाम सैनिक स्कूल रखा, उसने अपने स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय रखा, उसने अपने स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा। और जवाहर नवोदय विद्यालय आप चले जाइए, मीडियम देख लीजिए, वो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो ये तो भ्रम आपका है, आप अपनी जानकारी को अपडेट नहीं कर रहे, वो भी तब जब आप अपने हाथ में महागुरु गूगल लिए बैठे हैं मोबाइल। अरे वो काहे के लिए भाई, उसमें डालो और डेटा देखो। भैया डालो सब लोग, ये देखो मैं यही, अब देखो बात हो गई ना, ये लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो सारे ईसाइयों के हैं, और ईसाइयों ने अब हमारे बच्चों, क्योंकि हम एडमिशन करा रहे हैं बढ़िया शिक्षा व्यवस्था के चक्कर में उन स्कूलों में, और वो हमारे बच्चों को धीरे 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 उनकी मानसिकता को परिवर्तित कर रहे हैं। कोई भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब मैं इसको आपको एक लाइन से और समझा देता हूँ। बरेली शहर के अंदर
सीबीएसई के तमाम स्कूल खुले हुए हैं। फरीदपुर से बस भर के ले जाते हैं, बीसलपुर से बसें जाती हैं, नवाबगंज से जाती हैं, रिठौरा से जाती हैं, रजौई से जाती हैं, फतेहगंज से जाती हैं, कटरा से जाती हैं, खुदागंज से जाती हैं, भटनी से जाती हैं, पौनगला से जाती हैं। कभी आपने इस बात को सोचा कि बरेली शहर की आबादी 10 लाख के करीब है? वहां की आबादी से गिनती पूरी नहीं हुई, तभी तो यहाँ से बच्चे लेने पड़े। हाँ वही मैं अभी देख रहा था कि जो शिक्षा का जो अभी जो सीबीएसई बोर्ड का जो आया है आंकड़ा, उसमें बच्चों की संख्या आप बता रहे थे कि बहुत कम हो गई है। पूरे बरेली में आपके 82 कॉलेजेस में 6000 के करीब स्टूडेंट आपका इंटर में है। इंटर में और सीबीएसई का हाई स्कूल में से करीब 8000 है। 8,000 तो 6000 स्टूडेंट को जरा आप 82 स्कूल से बांट दीजिए, कितना है? 80 बच्चों का एवरेज नहीं है। 3 साइडें होती, 3 स्ट्रीम होती हैं, ह्यूमैनिटीज जैसे आर्ट साइड नॉर्मली लोग कहते हैं, एक आपकी कॉमर्स और एक साइंस, ये 3 साइड होती है। एग्रीकल्चर सीबीएसई में होता नहीं है, वो स्टेट बोर्ड में होता है। इन 4 साइड में जरा डिवाइड करना बच्चों को, औसत 20 से 25 बच्चों का एक स्कूल में आ रहा है पर क्लास। आप फरीदपुर में जो स्कूल है उनमें उठा लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी स्कूल का। अगर 20 से ज्यादा बच्चे इंटर में हो किसी भी एक स्ट्रीम में, आप लाइए डाटा मेरे सामने। तो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ शुरू है क्या कि ये ढोंग और ड्रामा बना दिया। मैंने शुरू में कहा था कि अब बिजनेसमैन ने स्कूल खोले, बिजनेसमैन स्कूल है। अब बिजनेसमैन क्या करता है कि उसका ऐड करता है इस तरह से, वो अपने चारों तरफ एक टीम खड़ी करता है, उसकी मार्केटिंग करता है, वो मार्केटिंग करके एक भ्रम पैदा करता है। जैसे आपने देखा होगा जिलेट के एक जिलेट गार्ड ब्लेड का ऐड आता है, तो उसमें एक एक्टर जो है, और वो इत्तेफाक से सांसद जी भी हैं हमारे, हाँ ठीक है। तो अब उन्होंने उनके ऊपर उस ऐड को बनाया। क्यों भाई? उन पे क्यों बनाया? उसके पीछे रीजन है। एक आम एक्टर को ले लेते, शाहरुख खान को ले लेते, सलमान खान को लेते, ऋतिक रोशन को लेते, अजय देवगन को लेते, ये सब स्टंट करने वाले हैं। पब्लिक की नजर में इनकी इमेज ही स्टंटमैन की है। अगर ये मोटरसाइकिल पे बैठ के शेप बनाते हुए जाते तो कोई किसी पर ये इम्पैक्ट नहीं होता। अरे ये तो हवाई जहाज से उड़ते उड़ते जब पेप्सी निकाल लेते हैं ट्रक में से, तो ये शेप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक सिंपल सा सांसद, क्योंकि अब रवि किशन जी की इमेज एक्टर वाली तो रही नहीं, अब उनकी ये सांसद थी, वो मोटरसाइकिल चलाते पर शेप करता हुआ जाता है, तो लगता है कि हाँ ये वाला जो जिलेट का ब्लेड है इसको खाली ऐसे रख देंगे तो ये अपने आप बना देगा, इसमें कोई मोटर वगैरह लगा हुआ है। तो ये एक भ्रम पैदा किया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा मॉस्किटो के जो कॉइल्स वगैरह, नहीं कॉइल नहीं, एक आपका वो आते हैं जो लिक्विडेटर जिन्हें बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि मेढक की तरह वो उछल उछल के लिक्विडेटर जो है मच्छरों को खाता है। वो एनिमेटेड जो बनाया है अभी। हमने जब उसको फर्स्ट टाइम आज से 20 साल पहले एड को देखा था, तो उस समय हमें यही लगा कि ये मशीन लगाने के बाद मच्छर आता होगा और ये उसको सेंस करके पकड़ लेती है। हम उसको खरीद के लाए, और जब लाए तो उसमें सिंपली एक वो लगना। तो होता क्या, आप कहें कि नहीं ऐसा कैसे कोई सोच लेगा? अरे भाई हमने सोच लिया ऐसा कि ये इस तरह से एक्शन करती है, जैसा हमें दिख रहा है हमारे दिमाग में वैसा ही तो बैठता है। तो जैसा वो दिखाते हैं हमारे दिमाग में वैसा बैठ जाता है। उन्होंने दिखाया कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, लोगों ने मान लिया। लेकिन अच्छा अगर वो पढ़ाते हैं तो शिवम आप भी फरीदपुर में, मैं भी फरीदपुर का हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जो स्कूल 30-30 साल से खुले हुए हैं ये वाले, इनके कितने बच्चे मेडिकल में सिलेक्ट हो गए? आपके कॉलेज के एट प्रेजेंट
32 स्टूडेंट मेडिकल में है। ये मैं देख रहा था अभी, मैंने बोर्ड्स देखे और वैसे ही। पूना का एयरपोर्ट का डायरेक्टर आपके कॉलेज का है। जो तमाम एयरफोर्स में बच्चे सेलेक्ट हुए आपके कॉलेज से। रेलवे में तमाम डेमू के पायलट कई बच्चे आपके स्कूल के, 2-3 बच्चे। क्लरिकल में भी कई बच्चे हैं। एयरफोर्स के अकाउंटिंग सेक्शन में आपके कॉलेज के बच्चे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी है उनकी, तो एजुकेशन के बाद जो सर्विसेज का मामला होता है उसमें रिजल्ट हमारा क्यों अच्छा है। हमारे आपके कॉलेज का फैसल अख्तर सीएनए का चीफ है इंडिया का, जो जियो के और एयरटेल के लिए पूरा स्विचिंग का काम करती है। उसका पैकेज 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का है, आपके कॉलेज का है। तो है क्या कि हम बिजनेसमैन नहीं है, हम एजुकेशन देंगे। हम वो टीम खड़ी करके वो भ्रम नहीं फैलाएंगे। हम भ्रम नहीं फैलाएंगे। हम लाखों रुपए साल वसूलेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि जब कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करता है तो वो सेक्टर गिर जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सीबीएसई के कॉलेज बिकना शुरू हो गए क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग इतनी की कि अब ये कंपटीशन के चलते उतनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं और शहरों में सीबीएसई का मार्केट हो चुका है खत्म। स्कूल खाली पड़े। ये आज के समय में सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में और समाज में बड़ा बदलाव किसे देखते हैं आप? ये शॉर्ट और जस्ट मिनट, आप एक बार फिर रिपीट करिए। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो आप चाहते हैं कि हो। देखिए, सबसे पहला बदलाव शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे जरूरी बदलाव यह है कि हमारा गार्जियन बजाय किसी व्यक्ति की बात सुन के प्रभावित होने के, उसके पास एक से एक महंगा मोबाइल फोन रखता है, वो डिटेल्स को पहले पढ़ ले, वो खुद जान ले सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम है या नहीं। कुछ गार्जियन बिना पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। देखिए, जो बिना पढ़े लिखे हैं उनके घर में भी कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। उससे कह सकते हैं भैया जरा देख के बताओ। ठीक। दूसरी चीज, और इन शॉर्ट वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा ये एक अलग इशू है। सबसे बड़ा बदलाव जो मेरी नजर में होना चाहिए वो एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन, इनको लेकर के जागरूकता होनी चाहिए गार्जियन में। अन्यथा गार्जियन फिर वही माया जाल से प्रभावित होगा और फिर उन्हीं ठग लोगों के बीच में जाकर के फंसेगा। तो सबसे बड़े बदलाव की जरूरत ये है। एक और बदलाव चल रहा है अभी। क्या? मैं अभी पिछले इंटरव्यू में पूछ के भी आया था और मैंने 1-2 लोगों से और भी चर्चा की है। लोग क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? अच्छा लग रहा होगा उन्हें क्रिश्चियन बनना। मतलब ये जो प्रॉफिट अब आज के समय में देखिए जिसको जो बनना अच्छा लगता है वो या तो बन जाता है या वैसा बनना चाहता है। तो हो सकता है उसे क्रिश्चियन बनना अच्छा लग रहा हो। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि लोग जो प्रॉफिट है, पंजाब का आंकड़ा ले लें, 1.5% वहां पे सिख लोग, जो मतलब 1.5% क्रिश्चियन थे सिखों के बीच में, आज वो संख्या बढ़ के लगभग 15% तक पहुंच गई है। और जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियंस के गॉड जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं कई सारी, उनको एज अ हिंदू गॉड प्रेजेंट किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। अब मैं, ये आपका प्रश्न ऐसा है कि इसको लेकर के जो जवाब है, अब जब बात हो रही तो फ्रेंकली देंगे। विश्व में तमाम आपने मैं चलो इसको एक पॉइंट से जोड़ देता हूं। आपने एक अल्लामा इकबाल की पोएम सुनी होगी, सबने सुनी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ। उसमें एक लाइन आती है, अरे आबरूद गंगा वो दिन याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। उसी में एक लाइन है
यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, इजिप्ट, ये सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं। इजिप्ट की सभ्यता कितनी उन्नत रही होगी कि पिरामिड आज तक हमें नहीं समझ में आएगी ये बने कैसे। हाँ, ठीक है। रोम का कोलेजियम 7 वंडर्स में, जी बिल्कुल, समझ के बाहर है। समझ के बाहर है, नहीं पता चलता कैसे। स्टोन हेंज समझ के बाहर है। बिल्कुल। वो सभ्यताएं नष्ट हो गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं आती, लेकिन हम भारतीय 5,500 साल पुराना तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री रखते हैं। रिकॉर्डेड, वैसे तो बहुत प्राचीन हिस्ट्री है, लेकिन जो लिखित में है वो 5,500 साल पुरानी। अब आपका सवाल ये था कि लोग क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं, इसका मतलब उसमें गिरावट आई है कहीं, और उसमें गिरावट क्यों आई है इसको आप समझने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया उठाइए। मुझे ये बात लगभग समझने में 25 से 30 साल का समय लगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात क्या है? 10-15 साल की उम्र में हमने इस कविता को सुना और उस समय मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ बात क्या आई है, और मैं इस पे मनन करता रहा, चिंतन करता रहा। मुझे जवाब नहीं मिला। बहुत लोगों से पूछा कि वो कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से भारत आज भी खड़ा है, जबकि ये सब इतने शक्तिशाली होने के बावजूद नष्ट हुए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लाइन्स आई एक जगह पर, थोड़ी सी डिफर हो सकती है, लेकिन सेंस उनका यही था, समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक अमंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया दैट पासेस थ्रू जनरेशन टू जनरेशन बट नेवर फेड्स। वहां भी यही लाइन थी, समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक। अब इंग्लिश में कुछ को समथिंग बोलते हैं कि कुछ लिविंग और डायनेमिक, जीवित और गतिमान तत्व है भारत की संस्कृति में, हेरिटेज में, विरासत में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है लेकिन कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वहां भी जवाब नहीं मिला। वहां भी लिखा यही था, कुछ बात है, समथिंग, देयर इज समथिंग। फिर नहीं समझ में आया जी। फिर एक बार वर्थ को पढ़ रहे थे, वहां पर एक पार्ट आया, व्हेन स्टॉर्म कम्स द बिलो बैंड्स। जब तूफान आता है तो तूफान के बाद आप जंगल में जाइए, आपको भरा के पेड़, पतेल होती है ना जिसका छप्पर छाते, ये कभी उखड़े हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो बहुत मजबूत थे, जिनके तने बहुत चौड़े थे, वो खड़ जाते हैं, जिनमें अथाह शक्ति थी, वो जड़ों से उखड़े मिलते हैं। जब आप वहां पर मिला कि जो लोग कट्टर होते हैं, जो समाज कट्टर होते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का घमंड होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, और जो लिबरल होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। हमारी कल्चर लिबरल है, हमने चीजों को एसिमिलेट करा है, आत्मसात किया है। रावण कट्टर था, बहुत शक्तिशाली था, फैक्ट ये है राम से ज्यादा शक्तिशाली था। राम हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस समय वो इस धरती पर मानव रूप में थे। जब उसकी तुलना करेंगे उस रूप की, तो रावण शक्तिशाली था। जाति और कुल के हिसाब से जो हमारी व्यवस्था में कहा जाता है, उच्च था, एजुकेशन में भी ऊपर था, समृद्धि में भी ऊपर था, योद्धा भी उसके बहुत बड़े बड़े पावरफुल थे। इधर को भालू बंदर ये सब छोटे छोटे थे, उसके बाद भी वो हार गया क्योंकि वो रिजिड था। हमारे लोग आज अगर क्रिश्चियन हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? हमारी संस्कृति को रिजिड बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे हिंदू संस्कृति रिजिड होगी, जैसे जैसे हिंदू रिजिड होगा, जैसे जैसे उसमें कट्टरपंथ आएगा हिंदू में, वैसे वैसे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका कारण ये है, कट्टरता लंबे समय नहीं चलती, उखड़ते वही हैं जो कट्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जिनमें होती है वो उखड़ते नहीं है, वो बैंड होते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है कि इस समय समाज को कट्टर बनाया जा रहा है, और सब में कट्टर बनने की होड़ है। मुस्लिम भी कट्टर बनता है, क्रिश्चियन भी कट्टर बनने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्रिश्चियन ने इस समय क्या है, उसने अपने आप को लिबरल कर लिया है, आ जाओ, वो लिबरल हो गया। तो हमारी ये रिजिडिटी हमें नुकसान पहुंचा रही है।
जरूरत है। ठीक है, अब ये मेरा विचार है, नहीं। कोई जरूरी नहीं कि सही ही हो, तो मुझे ऐसा लगता है। जी। आप फिल्में देखते हैं? पहले बहुत देखते थे। कोई फेवरेट फिल्म है? फेवरेट फिल्म ऑन वेडनेसडे। कौन है? ऑन वेडनेसडे मैंने नहीं देखी। नसीरुद्दीन शाह ओके, की फिल्म रही। नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर साहब। मैंने हाँ मैंने देखी। वो छत पे जाके जी जी setup करते हैं, उसको जिमी शेरगिल। हाँ जिमी शेरगिल, हाँ वो देखी है। फेवरेट हीरो? अच्छी फिल्म है वो। आपका फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन। ये महसूस नहीं हुआ कहीं से। आप ऋतिक रोशन के फैन हैं? हाँ, और कम ऑन सर, कैसी बात कर रहे हैं? ना बिल्कुल है। आप नाना पाटेकर टाइप आदमी है, आप ऋतिक रोशन के fan हो सकते हैं। ये ऐसा समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं, प्रांतक से मेरी बात देखिए, है, वो है जिसमें जो चीजें कई आयाम रखती हैं, कई डायमेंशन जिनके होते हैं, हमें वो चीज पसंद है। हम नाना पाटेकर बहुत अच्छे एक्टर हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाना पाटेकर की जो फिल्में हैं वो लगभग एक तरह की हैं, उनका रोल लगभग एक तरह का होता है। ठीक है, और ऋतिक रोशन के साथ जितनी वैरायटी है, बहुत, मैं इतनी वैरायटी आप कोई मिल गया का ऋतिक रोशन देखिए, और आप वार का ऋतिक रोशन देखिए। हाँ बिल्कुल, Who's different? ठीक है, उसके बीच में तमाम आप धूम की कौन सी थी वो? एक फिल्म थी ना ऋतिक रोशन की जिसमें वो कई सारे थीफ का कैरेक्टर करता है, वो कई सारे धूम था, धूम फिल्म थी, धूम आपने देखी? उसमें कई सारे कैरेक्टर थीफ के। तो वही तो है ना कि धूम में आप उसको एक हाईटेक चोर के रूप में देखते हैं। हाँ, ठीक है, स्टैचू एलियन के रूप में देखते हैं, कृष्ण में और उन सब में एलियन से इंस्पायर्ड। आप इसमें वार में एक योद्धा के रूप में देखते हैं। तो ये वैरायटी नाना पाटेकर जी के साथ नहीं है, ये बस इतनी सी बात है। बाकी मैं आपको लगा, मैं आपकी बात कर रहा था। हीरोइन माधुरी दीक्षित। मुझे लगा शायद आप मैम का नाम लेंगे। नहीं, वो आपका क्वेश्चन छोटा था। क्वेश्चन छोटा था। हीरोइन एक पार्ट है। आप अगर ये पूछते कि संसार में सबसे फेवरेट महिला, हाँ, तब यह जवाब होता। ओके, आपने अपने क्वेश्चन को छोटा कर दिया था। आप माधुरी दीक्षित के फैन हैं? ये आपका क्वेश्चन छोटा था। गाना गाते हैं ना? नहीं, मतलब कभी अभी बाथरूम में अकेले में कभी ना अकेले कभी गुनगुनाने लगते हैं? ना डांस तो करते होंगे। एक कोई छोटा सा मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से इस वाले कैमरे में देखिए। आजकल की जनरेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं तमाम चीजों में, देखिए, जनता के लिए मैसेज, आपके दर्शकों के लिए मेरा मैसेज यही है कि बच्चे जो हैं आपके परिवार के, वो आपकी तो धरोहर हैं। इस देश की अमानत आपके घर में है। देश ने भविष्य अपना आपके लिए दे रखा है। अब उसके लिए आपको बेहतर ढंग से नॉरिश करना है। उसके लिए आप एक चीज का ध्यान रखिए कि एलिमेंट्री से लेकर के इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन पर अपने पैसे को बहाइए मत, बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करिए। ठीक है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस चुनिए, इस आधार पे नहीं कि उनकी फीस ज्यादा, जो रियल में अच्छे उनको चुनिए, पैसे को बचाइए, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। बच्चों को कंपटीशन के चलते कोचिंग भी कराना पड़ेगा, 5-6 लाख रुपए साल का खर्चा आपका ये होने वाला है। तो इसके लिए प्रिपेयर होने के लिए जरूरी है कि आप पीछे पैसे को ना बहाएं, उसको सेव करें, और वहां पर बच्चे के लिए आप अच्छे से तैयारियां कराएं। बच्चे के लिए केवल एजुकेशन पर फोकस करने
की सलाह दें, बाकी ज्यादा प्रेशर ना बनाए उस पर, और बच्चा बहुत अच्छे कैरियर में जाएगा जो देश के लिए भी हितकर होगा, जो समाज के लिए और आपके लिए तो होगा ही। तो चीज मेरा मैसेज यही है कि विद्यालय बड़ा सोच समझ के चुने, महंगे और सस्ते के आधार पर धारणा ना बनाए। धन्यवाद। कैसा लगा मेरे साथ बात करके? अरे भाई, आप बात इतनी अच्छी करते हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। ये एक बार और बोल दीजिए, ये मानते नहीं है लड़के मेरे साथ वाले। नहीं, बिल्कुल इनको मानना चाहिए। और आपके कैमरामैन जो है उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, मुस्कुराहट जो है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आपके कैमरामैन को हम बताना चाहेंगे कि बात बहुत अच्छी करते हैं शिवम। कैमरे में जो लोग देख रहे हैं उनको भी सर, मेरी पहली फिल्म, मैंने जब शॉर्ट फिल्म बनाई थी आपको याद होगा सर, उसका उद्घाटन मैंने आपके यहाँ ही किया। मालूम है बहुत अच्छी फिल्म थी वो, आपने देखी और आपका सहयोग बहुत मिला मुझे, से लेके आपके आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं तमाम चीजें। तो आप एक बार कह दें कि मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, आप शिवम के चैनल को सब्सक्राइब, नाम तो बताओ यार। आध्यात्मिक दर्पण चैनल है आपका यूट्यूब पर, और उसको सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। बाकी इसके एंड में आप पूरा लिंक डाल देना उसका। मैं सब डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर निश्चित रूप से जो लोग इतना समय दे देंगे हम लोगों के जो बैठ करके बातचीत की है, नहीं है, हमारे बहुत अच्छे लोग जी, तो जो इतना समय दे देंगे वो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि वो गंभीर लोग होंगे जो यहाँ तक सुन रहे होंगे। ये तो है, क्योंकि यहाँ तक सुन वही पाता है जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है, जो सामने वाले की बात को समझता है। क्योंकि योग्य व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो एक अच्छा श्रोता हो जी। जो अच्छा श्रोता नहीं, वो योग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी योग्यता हमारे पास सुनकर के ही आती है। तो जो यहाँ तक सुन लेगा वो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय दिया। थैंक यू, नमस्कार। आपने पूरा वीडियो देखा और आप सब्सक्राइब कर लो, आगे जहां भेजना चाहते हो भेज दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।